बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। देखो कल हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लास्ट में। एक तो अमोनियम नाइट्राइट का डिकम्पोजिशन क्या बन रहा था उससे N2 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O और एक डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 प्लस ये N2O5 का डिकम्पोजिशन इनटू 2 मोल्स ऑफ NO2 प्लस हाफ ऑफ O2। ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल थी। यस और नो? सर हाँ बेटा। सर कल जो आपने दिया था वो हुआ नहीं। अच्छा वो सॉर्ट आउट अभी करते हैं, चलो ये एग्जांपल्स के बाद। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 का हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन। देखो बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे डिकम्पोज होगा इनटू वाटर प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है डिकम्पोजिशन। ठीक है बेटा, बोलो। तो इसमें जो H2O2 है, H2O2 is titrated with KMnO4 potassium permanganate. This is a oxidizing agent. टाइट्रेटेड विद KMnO4 के साथ टाइट्रेशन कराएंगे बेटा हम इसकी। ठीक है, अब देखो इनिशियली ये जो H2O2 है, H2O2 का इनिशियल कंसंट्रेशन हम A मानते हैं, तो ये हो गया 0 0। ठीक है बेटा, अब T टाइम के ऊपर इसकी X तो इसकी X/2, तो H2O2 कितना बच गया A माइनस एक्स। बेटा यस और नो, समझ में आया नहीं आया ये कंसेप्ट? यस सर। अब देखो H2O2 की टाइट्रेशन कराएंगे किसके साथ, KMnO4 के साथ। तो KMnO4 के साथ इनिशियली बेटा पूरी H2O2 है, मतलब डिकम्पोज हुई नहीं है। ये कब है, जब टाइम t बराबर 0 था और ये t टाइम के ऊपर है। तो t टाइम के ऊपर जो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड होगा वो V0 मान लो। इनिशियली वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड, जो H2O2 के टाइट्रेशन के लिए कितना KMnO4 होगा उसको क्या मान लिया बेटा हमने, V0। ओके, तो देखो बेटा इनिशियली जो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड है V0, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A के होगा या नहीं होगा, क्योंकि इनिशियली पूरा H2O2 प्रेजेंट है। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? यस सर। अब देखो T टाइम के ऊपर एट टाइम T वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड VT क्या हो जाएगा बेटा इसके अंदर, देखो T टाइम के ऊपर H2O2 कितना बचा VT, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स होगा बेटा। यस सर। वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड A माइनस एक्स, ये VT जो है A माइनस एक्स इज H2O2 लेफ्ट कह सकते हैं। तो इसका रेट कांस्टेंट क्या बन जाएगा, देखो K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 बेस A अपॉन A माइनस एक्स था ना बेटा अपना फॉर्मूला। तो ये क्या पुट कर सकते हैं हम, V0 अपॉन VT। A माइनस एक्स हो गया आपका VT के पास, VT के बराबर। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? अरे बोलो। यस सर। ये KMnO4 की टर्म्स में आ गया, VT बराबर 2.303 T log 10 बेस V0 अपॉन VT। बेटा समझ गए क्या कैसे डिकम्पोजिशन हुआ इसका H2O2 का?
Yes, sir. तो मतलब ऐसे H2O2 की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप, सीधा ये पुट करके इसका रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट इज, सर हाँ बेटा, कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर? बेटा क्वेश्चन तो इसमें सिंपल आएगा। क्वेश्चन तो कोई, जैसे H2O2 का डिकम्पोजिशन है, मान लो तुम्हारे को KMnO4 के इनके वॉल्यूम्स गिवन होंगे और H2O2 का, देखो ये मान लो कि अलग अलग कंसंट्रेशन के ऊपर टाइम मतलब इनिशियली 0 टाइम के ऊपर 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, ये सेकंड मान लो, इतने सेकंड बाद रिएक्शन क्या होगी, मिनट मान लो, इतने मिनट में, सेकंड तो बहुत कम हो जाती है फिर। ठीक है बेटा, KMnO4 का वॉल्यूम कंज्यूम्ड, KMnO4 का वॉल्यूम कंज्यूम्ड हो रहा है 10 मिनट के बाद, ये मान लो 20 ml, ये 0 टाइम पे तो 20 ml कंज्यूम हो रहा था, फिर उससे कम आएगा ज़्यादा आएगा, 10 मिनट बाद 15 ml, 20 मिनट बाद 10 ml कंज्यूम हो रहा है बेटा। ठीक है, तो इसके अंदर रेट कांस्टेंट निकालना है, इसके अंदर K की वैल्यू निकालनी है। तो K की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ इसमें? बेटा वो जो इंटरवल वाला फॉर्मूला पुट कर दो। देखो K बराबर, ये वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड ऑन टाइट्रेशन विद H2O2, H2O2 के साथ टाइट्रेशन में कितना KMnO4 कंज्यूम होगा? बेटा बोलो, कर सकते हैं नहीं ऐसे? Yes, sir. यस सर। देखो H2O2 के साथ टाइट्रेशन कराएंगे तो V नोट इनिशियली जो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो कंज्यूम होगा, टाइम 0 है, टाइम 0 है मतलब रिएक्शन की शुरुआत ही नहीं हुई है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से K देखो अलग अलग स्टेप के लिए निकाल लो। K बराबर क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन T, मतलब 10 मिनट बाद निकाल रहे हैं अपन, तो 10 मिनट के बाद log 10 बेस 10 मिनट के बाद देखो कंसंट्रेशन V नोट अपॉन VT था, तो इनिशियली कितना ml था, 20, और T टाइम के बाद कितना कंज्यूम हो रहा है, 15। तो यहाँ से K1 आ जाएगा या K10 आ जाएगा 10 मिनट के बाद। 20 मिनट के बाद पूछे तो सेम आएगी दोनों वैल्यू, 2.303 अपॉन टी देखो 20 मिनट बेटा दो तरीके से कर सकते हो तुम, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस और एक यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो मैं पहले में चल रहा हूँ, मान लो 20 मिनट, तो 20 मिनट में चल रहे हैं तो लोग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी हुई 20 और फाइनल कितनी होगी 10, और एक इसको K20 को बेटा ऐसे पुट कर सकते हैं हम 2.303 अपॉन 20 माइनस 10, इंटरवल क्या हो गया ये 20 माइनस 10। अब इसमें इनिशियल क्या लेोगे, देखो 20 माइनस 10 मतलब 10 से शुरुआत हो रही थी, तो 10 से 10 के ऊपर कंसंट्रेशन कितनी है तुम्हारी 15, और ये 20 के ऊपर कितनी होगी कंसंट्रेशन 10। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया ये? Yes, sir. नहीं समझे तुम? तो ये इनिशियल वाला इसी कंसेप्ट को यूज कर लो, तो इसमें इन दोनों में आंसर सेम आएगा अलग अलग आएगा। देखो ये तो log 2 हो गया आपका, तो इससे आंसर आ गया 20 log 2, इससे आंसर आएगा आपके पास 2.303 10 log। सर ये इसमें तो फिर ये 20 से 15 वाला भी ऐड करना पड़ेगा ना? इनका एवरेज निकालना पड़ेगा बेटा फिर। सर वो जो सेकंड लास्ट वाला केस में आपने जो दिया है उसमें फिर उसके बाद वो और प्लस वो फर्स्ट वाला को ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो होगा। ये दोनों को? यस सर। नहीं, ये दोनों को एवरेज निकालना पड़ेगा बेटा इनका। सर एवरेज क्यों? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा फिर। नहीं सर, मतलब एवरेज क्यों निकालना पड़ेगा, ऐड नहीं कर सकते सिंपल? ऐड करने से कैसे आएगा, देखो चलो निकालते हैं इसके लिए।
देखो मान लो K10 के लिए निकालना है आपको, तो K10 इनिशियली K10 बराबर हो गया 2.303 अपॉन 10 log 20 अपॉन 15, तो 5 3 15 4 log 4 माइनस log 3, तो ये हो गया 0.602 माइनस 0.477, ठीक है बेटा, माइनस 0.602 माइनस 0.477 0.125 2.303 by 10 into 0.125 multiplied by 2.303 divided by 10, ये आ गया बेटा 0.0287, ठीक है। अब इसके लिए देखो K20 वाले के लिए निकालो, K20 2.303 अपॉन 20 log 20 by 10 log 20 by 10 0. बेटा 2 हो गया ना ये, Yes, sir. 0.301, तो देखो 0.301 मल्टीप्लाइड बाई 2.303 डिवाइडेड बाई 20, बेटा ये आ रहा है 0.03466। अब देखो वो K20 वाला जो उस फॉर्मूले से अगर निकालना चाहें अपन 2.303 अपॉन 10 इंटरवल के लिए, तो ये log 2 और ये हो गया log 3, तो बेटा देखो log 2 log 3 माइनस log 2, तो ये आपके पास आ गया log 3 0.477 माइनस 0.301 0.176 मल्टीप्लाइड बाई 2.303 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ रहा है बेटा 0.04। देखो अलग अलग आ रहा है, नहीं आ रहा बेटा? Yes, sir. बेटा थोड़ी बहुत ही वेरिएशन आ रही है इनमें। देखो इसको राउंड फिगर में हम 0.03 लिख सकते हैं, इसको राउंड करेंगे इस डिजिट तक तो 0.03 लिख सकते हैं। तो इन तीनों, ये देखो दोनों से ये 0.03, तो इनका दोनों का एवरेज निकालेंगे हम। क्या कैलकुलेट करेंगे इसमें? Average. एवरेज। तो एवरेज से आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा? यस सर आ जाएगा। इनका 2 का निकाल के और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से अप्लाई करेंगे बेटा इस कंसेप्ट को। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? हर्षित समझ गया जो पूछ रहा था, तो कैसे क्वेश्चन आएगा इसमें? यस सर। देखो अगला, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर कल बताई थी बेटा मैंने, कौन सी रिएक्शन है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स रियादीप कौन सी थी? सर सेकंड ऑर्डर थी, लेकिन हमने फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया था। फर्स्ट ऑर्डर में, तो मतलब सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोल सकते हैं ना इसको। सूडो फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए हम इसको फर्स्ट ऑर्डर के अंदर पढ़ रहे हैं। देखो बेटा सूडो फर्स्ट ऑर्डर में ये एस्टर ले लिया हमने RCOO R-। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट, तो ये बन जाएगा RCOH प्लस R-OH। बेटा एसिड और एल्कोहल बनता है ना, इसका हाइड्रेशन कराते, ये हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो। Yes, sir. अब देखो ये जो एसिड बनेगा, उस एसिड की, एसिड इज टाइट्रेटेड विद NaOH। एसिड की बेस के साथ टाइट्रेशन कराएंगे बेटा। अब बताओ कैसे कराएं टाइट्रेशन अपन बेस के साथ? बेटा जैसे टाइम शुरू में मान लो 0 है इनिशियली, एट t बराबर 0, तो वॉल्यूम ऑफ एसिड इज टाइट्रेटेड विद NaOH, तो t बराबर 0 के ऊपर वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ, देखो RCO R- प्लस H2O, H प्लस RCOH प्लस R-OH, तो एसिड की वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड। इनिशियली टाइट्रेशन के लिए कितना वॉल्यूम यूज होगा बेटा? V0।
बेटा बताओ कौन बताएगा? देखो NaOH एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यस और नो? बेटा जब Correct. टाइम t बराबर 0 है, देखो इसको ऐसे लिख लो, टाइम t 0 है तो रिएक्शन शुरुआत हुई है रिएक्शन की। नो सर। देखो टाइम t बराबर 0 है तो इसकी कंसंट्रेशन A मान लो, वाटर तो प्योर होता है तो इसकी तो कांस्टेंट मान लेंगे, तो इनकी 0 0 होगी नहीं होगी? अब t टाइम के बाद ये x बच गए, तो ये t टाइम के ऊपर एस्टर कितना बच गया बेटा? A माइनस एक्स। तो देखो एट टाइम t बराबर 0, जब टाइम t 0 है तो वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम्ड कितना हो? बेटा कौन बताएगा? V नोट। सर सेम रहेगा। बेटा सेम कैसे रहेगा? रियादीप बता सकती है? युक्ता, वरुण, सर बेटा- इनिशियली शायद क्या बोल रहा है? सर जो शायद पहले इनिशियल था वही रहेगा। कौन बोला ये बात? वरुण, यस सर। क्या बोला? दोबारा बोलना बेटा एक बार। सर जो इनिशियल लिया था टाइम 0 पे तो वही रहेगा ना। तो इनिशियल टाइम 0 पे बेटा NaOH कोई एस्टर के साथ थोड़ी ना रिएक्शन करेगा। NaOH तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ। एसिड के साथ। तो एसिड इनिशियली, ये जो H+ लिया है तुमने, इनिशियली H+ लिया है कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट तो शुरू में ही डालेंगे ना। तो हम ये नहीं कह सकते V नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। कैटलिस्ट कैटलिस्ट कंसंट्रेशन, यस और नो? क्योंकि इनिशियली तो कैटलिस्ट ही डाला है। ये तो वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम्ड V नोट, ये तो है एट t टाइम बराबर 0 के ऊपर। और t टाइम के ऊपर क्या होगा बेटा? देखो एट टाइम t, बेटा t टाइम के ऊपर मतलब वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड। सर वो तो नहीं बोल सकते क्योंकि एक्चुअली तो वो तो कैटलिस्ट है ना, तो वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। बेटा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा लेकिन बेस के साथ तो रिएक्ट कर जाएगा ना, एसिड बेस तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे t टाइम के ऊपर NaOH यूज्ड कितना आएगा? सर ये जो NaOH डाल रहे हैं वो आउटसाइड से डाल रहे हैं ना। हाँ बेटा देखो कैसे डाल रहे हैं मैं बता रहा हूँ। ये तो होगी तुम्हारे पास ब्यूरेट, ठीक है? इस ब्यूरेट में क्या भर दिया तुमने? NaOH। और ये ले लिया कॉनिकल फ्लास्क। पिछले चैप्टर में बताया था ना मैंने कंसंट्रेशन टाइट्रेशन का कंसेप्ट। अब इसके अंदर तुमने क्या भर रखा है? देखो इसमें तुमने भर दिया एस्टर प्लस एसिड दैट यू आर एडिंग एज अ कैटलिस्ट। तो जब टाइम 0 है तो NaOH कंज्यूम्ड कितना आएगा? केवल मतलब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है। तो रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो एसिड जो कैटलिस्ट से बना है उसी के साथ कंज्यूम होगा ना। सबसे पहले जब इसमें NaOH गिरेगा नीचे, तो NaOH गिरेगा नीचे तो कैटलिस्ट वाले H+ को खत्म करेगा। बेटा नहीं समझे बात? सर वापस बताना। सर समझ गया। बेटा ये बेस है, तो बेस इसके अंदर हमने डाला कॉनिकल फ्लास्क में एस्टर और एसिड। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है हमारे को, एस्टर एसिड प्लस वाटर। तो जब एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये बनेगा ना कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल। यस सर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो जब बनेगा ना जब रिएक्शन शुरू होगी। अब रिएक्शन अभी हम कह रहे हैं, हम बिल्कुल शुरुआत में ही मान रहे हैं हम। तो टाइम 0 पे मतलब वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना कंज्यूम्ड माना हमने? जो कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन होगी वही तो होगा। सर वॉल्यूम और कंसंट्रेशन तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। तो बेटा हम तो वॉल्यूम की टर्म्स में ले रहे हैं ना ये। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम्ड मतलब वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना लगेगा यहाँ से? तो वो इतना लगेगा जो कैटलिस्ट का अमाउंट होगा।
मतलब कैटलिस्ट कंसंट्रेशन, और ऐसे कह सकते हैं ना अमाउंट ऑफ, ये कितना कैटलिस्ट प्रेजेंट है कंसंट्रेशन की टर्म्स में लेंगे उसके अंदर, अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट। सर कैटलिस्ट को वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं ले सकते। अरे बेटा इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ NaOH, NaOH का वॉल्यूम कोई ये थोड़ी है लिक्विड, ये तुमने बनाया है ना घोल के इसको भी सॉल्यूशन, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का बनाया है नहीं बनाया ये। यस सर। तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो एसिड को न्यूट्रलाइज कराने वाली कंसंट्रेशन के डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल होगा। यस सर। अब देखो टी टाइम के ऊपर अब एसिडिक, ये जो एसिड बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम्ड कितना आएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर आएगा अमाउंट ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट प्लस अमाउंट ऑफ RCOH फॉर्म्ड। टी टाइम के ऊपर तो RCOH बन जाएगा ना बेटा, उसको मान लिया हमने VT। अब देखो इस VT में से मैं V0 को घटा दूं तो अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म का NaOH आ जाएगा। यस सर। देखो अमाउंट ऑफ एसिड फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ एसिड फॉर्म क्या आ जाएगा बेटा इसके अंदर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको माना है एसिड को हमने X, तो X विल बी इक्वल टू टी टाइम के ऊपर V0, तो V0 तो इनिशियली था, टी टाइम के बाद टोटल कंज्यूम हो रहा है तो VT माइनस V0 घटा देंगे इसके अंदर। बेटा यहाँ देखो V0 खाली कैटलिस्ट के लिए है और VT है कैटलिस्ट और एसिड के लिए, तो एसिड के में से VT में से V0 घटा देंगे तो खाली एसिड का आ जाएगा ना ये RCOH का। यस सर। तो ये आ गया अमाउंट ऑफ एसिड VT माइनस V0, ठीक है बेटा। अब देखो, अब मान लो इनफाइनाइट टाइम के ऊपर, टाइम इनफाइनाइट हो जाए, टाइम इनफाइनाइट का मतलब रिएक्शन को बेटा हम ऑलमोस्ट कंप्लीट मानते हैं। यस सर। तो टाइम इनफाइनाइट के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ NaOH अमाउंट ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट प्लस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड फॉर्म, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ RCOH फॉर्म, कि RCOH मैक्सिमम कितना बचा बेटा, तो उसको मान लेते हैं हम V इनफाइनाइट, वॉल्यूम ऑफ NaOH इनफाइनाइट। तो देखो बेटा ये इनफाइनाइट और एसिड एज अ कैटलिस्ट ये तो शुरू वाला ही रहेगा V0 के बराबर, तो V इनफाइनाइट में से V0 घटा दें तो बताओ क्या आ जाएगा अपने पास, एसिड आ जाएगा। और ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड फॉर्म, इसको बेटा किसके बराबर कह सकते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू देखो इनफाइनाइट टाइम का मतलब पूरे रिएक्टेंट्स किस में बदल चुके, प्रोडक्ट्स में बदल चुके। तो ये जो A है यहाँ पे देखो, यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं T बराबर इनफाइनाइट, तो T बराबर इनफाइनाइट पे इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू A ले सकते हैं ना दोनों को बेटा। बेटा इनफाइनाइट टाइम मतलब रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी। यस सर। अब देखो तो दिस विल बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड, दिस विल बी इक्वल टू A, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं बताओ, A को ऐसे बोल सकते हैं A विल बी इक्वल टू V इनफाइनाइट माइनस V0, यस और नो बेटा। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया। यस सर। अब देखो ये उस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो K बराबर क्या था अपना, K बराबर था 2.303 अपॉन T log 10 बेस A अपॉन A माइनस एक्स, तो यहाँ पे K बराबर
2.303 log 10 बेस ए किसके बराबर आ गया बेटा, वी इनफाइनाइट माइनस वी नोट अपॉन, देखो ए माइनस एक्स, ये एक्स था तो वी टी माइनस वी नोट, और वी टी माइनस वी नोट में से ये वी नोट घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, ये वी नोट कट जाएगा बेटा। ये x की वैल्यू a में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो क्या आएगा, वी नोट कैंसिल हो जाएगा, तो वी टी माइनस वी इनफाइनाइट माइनस वी टी हो गया ना। यस सर। वी इनफाइनाइट माइनस वी टी, बेटा समझ गए बात? यस सर। बोलो किसी को कोई डाउट हो तो इसमें। अब ये क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट पूछेंगे आपसे, और क्या गिवन होंगे इसके अंदर, ये बता देंगे कि इनफाइनाइट टाइम के ऊपर तो NaOH इतना कंज्यूम्ड हो रहा है, इनिशियली NaOH इतना कंज्यूम्ड हो रहा था, टी टाइम के ऊपर बीच बीच में इतना कंज्यूम हो रहा होगा, तो अलग अलग रेट निकाल सकते हो नहीं, अलग अलग इंटरवल के ऊपर। यस सर। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया ये लॉजिक इसका? अरे बोलो भाई। यस सर। वरुण समझ गया? हर्षित, तनु? यस सर। यस सर। तनु, कोमल शेखावत, कोमल शर्मा, रचित, बेटा समझ गए क्या ये? यस सर। देखो या दोबारा बताओ एक बार। देखो बेटा एस्टर की हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन तो पढ़ी है ना तुमने, 10th क्लास में पढ़ी है। देखो एस्टर की हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन क्या होती है, मतलब एस्टर जो है अपना, एस्टर किस में डिकम्पोज होगा, देखो एस्टर टूटता है वाटर H प्लस कैटलिस्ट के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल, तो शुरू में एस्टर की कंसंट्रेशन हमने क्या मान ली यहाँ पे A, तो स्टार्टिंग के अंदर एसिड जो है टाइट्रेशन कराएंगे NaOH के साथ इसकी, तो NaOH कितना कंज्यूम्ड होगा, जितना कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा इनिशियली, ठीक है बेटा। अब उसके बाद इनिशियली कैटलिस्ट कितना प्रेजेंट है, तो वो हो गया वॉल्यूम ऑफ NaOH वी नोट टी टाइम 0 पे, फिर टी टाइम के ऊपर हमने ये मान लिया कि कुछ तो एसिड एज अ कैटलिस्ट वाला एसिड तो बेटा रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो जितना पहले था इतना ही कब रहेगा वो बाद में, तो अमाउंट ऑफ एसिड प्लस कैटलिस्ट के बराबर आ गया वो दोनों, तो कैटलिस्ट का इसमें से घटा देंगे वीटी में से वी नोट सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो वो आ जाएगा कि अमाउंट ऑफ एसिड बना, कितना एसिड बना है अपना टी टाइम के ऊपर, और उसको हमने किसके बराबर माना है, एक्स के बराबर। अब जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ RCOH बन जाएगा, और वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बराबर होगा, उसको हमने A मान लिया, तो ये मैक्सिमम अमाउंट जो A है ये वी इनफाइनाइट में से एसिड कैटलिस्ट वाला वी नोट घटा दो इसमें से, ये क्या हो गया आपका वी नोट, ये वी नोट उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वी नोट इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ RCOH फॉर्म्ड आ जाएगा नहीं आएगा, तो A बराबर आ गया वी इनफाइनाइट माइनस वी नोट। अब उस फॉर्मूले में ये वैल्यू उसको सब्सटीट्यूट कर दिया, तो वो आ जाएगा अपने पास रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। बेटा समझ गए? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर और शुगर को हम सुक्रोज भी बोलते हैं, सुक्रोज चीनी का नाम है। चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, तो इसका सेम वही हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट, तो ये बन जाएगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज C6H12O6, ये तो ग्लूकोज है, और ये क्या हो गया अपने पास फ्रक्टोज। अब देखो बेटा चीनी को हम इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं
क्यों बोलते हैं इन्वर्ट शुगर? जो चीनी होती है ना, चीनी का रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ये प्लेन पोलराइज लाइट को कौन से डायरेक्शन में रोटेट करवाता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। प्लस साइन का मतलब क्लॉकवाइज और माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब जो फ्रक्टोज होता है बेटा, ये होता है लियो रोटेटरी, और इसका जो रोटेशन होता है -92.5 डिग्री होता है। और ये ग्लूकोज जो है इसका होता है +52.5। तो बताओ नेट रोटेशन क्या हो गया? देखो इतना प्लस का हुआ, +66 से इतना माइनस का हो गया, तो नेट रोटेशन माइनस का हो गया ना बेटा। तो नेट इनको जोड़ेंगे तो नेगेटिव का रोटेशन आएगा नहीं आएगा? तो देखो प्लस से माइनस हो गया हाइड्रोलाइसिस के बाद, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर। बिकॉज नेट रोटेशन बिकम्स नेगेटिव आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। समझ गए बेटा? चीनी को क्यों बोलेंगे इन्वर्ट शुगर हम? कि उसके हाइड्रोलाइसिस के बाद जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका रोटेशन क्या हो जाएगा? नेट उल्टा हो गया, इसलिए हम उसको लियो रोटेटरी और इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। बेटा बोलो, समझ आया नहीं आया? अरे बोलो भाई। यस सर। देखो ये रोटेशन कैसे चेक करते हैं, इसका आइडिया है बेटा? 11th क्लास में पढ़ा था ये रोटेशन से। बेटा 11th क्लास में पढ़ा था क्या रोटेशन? ये बताना, एक बार बता दो, 1 मिनट लगेगी, बता दो आइडिया तुम्हारे को क्या करते हैं। सर बता दो। देखो ये जो लाइट है, जिस लाइट जो हर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो, जैसे बल्ब से या किसी भी सोर्स से निकलती है, इसको बोलते हैं हम अनपोलराइज्ड लाइट। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट को बेटा हम पास कराते हैं निकोल प्रिज्म से। ये इस तरीके से होता है। निकोल प्रिज्म, इट एक्ट एज अ पोलराइजर। ये पोलराइजर का रोल प्ले करता है। पोलराइज मतलब अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करा देगा। पोलराइज लाइट का मतलब होता है जिसके वाइब्रेशंस यूनि डायरेक्शन हो बेटा, एक ही डायरेक्शन में ऐसे। ये जो लाइट होगी ये कैसी होगी बेटा? अब एक डायरेक्शन में होगी ना। सर ये तो पढ़ा हुआ है। बड़ा मतलब? सर पढ़ा है 11th में। हाँ तो वही बता रहा हूँ बेटा मैं। ये पोलराइज लाइट बन गई, तो ये पोलराइज लाइट के रास्ते में अब रखेंगे हम पोलैरीमीटर ट्यूब के अंदर सैंपल। ये होगी बेटा पोलैरीमीटर ट्यूब। तो इस ट्यूब के बीच में हमने सैंपल रखा है। तो ये जो भी सैंपल रखा है, अब जैसे मान लो ये तो तुम्हारा पोलराइज लाइट का डायरेक्शन था, तो नेट रोटेशन देखो पहले क्लॉकवाइज था और अब यूँ घूम गया नेट रोटेशन इसका। तो देखो इसके रेस्पेक्ट में ये इधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना थीटा एंगल से। तो ये कौन सा रोटेटरी सब्सटेंस हुआ? लियो रोटेटरी। और क्लॉकवाइज जाता तो कौन सा हो जाता बेटा? अरे बोलो बेटा। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो लियो रोटेटरी, और क्लॉकवाइज मूव करता तो कैसा हो जाता है ये? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी। समझ गए? अरे बोलो भाई, क्लियर है या नहीं बात? यस सर। तो ये था इसका रोटेशन, इससे रिलेटेड। अब देखो अपन इसको इस चैप्टर में क्यों पढ़ना चाह रहे हैं हम इस रोटेशन को। देखो बेटा शुरू में जो रोटेशन है t टाइम 0 पे, सर एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं?
लीवो बोलते हैं। हाँ लीवो, और क्लॉकवाइज को डेक्स्ट्रो। ठीक है बेटा। तो टी टाइम जीरो के ऊपर, टाइम जीरो के ऊपर जो रीडिंग है, ये जो है पोलैरिमीटर, रीडिंग ऑफ पोलैरिमीटर को मान लिया हमने टी टाइम जीरो के ऊपर आर नोट। ठीक है बेटा, इनिशियली रीडिंग ऑफ पोलैरिमीटर टाइम टी के ऊपर, टाइम टी के ऊपर मान लिया हमने आर टी। ठीक है बेटा। और इनफाइनाइट टाइम के ऊपर रीडिंग ऑफ पोलैरिमीटर को मान लिया आर इनफाइनाइट। बेटा ये तीनों आ गई आपके पास। अब बताओ कि मतलब किसी भी इंस्टेंट के ऊपर एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा? बताओ बेटा। देखो एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन टी टाइम के ऊपर जैसे हम लेना चाहें किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, तो कितना आएगा वो? देखो जीरो टाइम पे तो आर नोट था, तो आर नोट में से आर टी घटाते हैं तो नेट रोटेशन आ जाएगा, नहीं आएगा बेटा अपने पास? देखो शुरू में ये जो शुगर माना, इस शुगर को मान लो इसका अमाउंट है तुम्हारे पास इनिशियली ए, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज कितना हो गया बेटा? 0 0। अब टी टाइम के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है इक्वल इक्वल एक्स एक्स, तो सुक्रोज कितना बच गया? ए माइनस एक्स। बोलो बेटा। यस सर। ये ए तो है टी बराबर 0 पे, ए माइनस एक्स है टी टाइम पे, और टी इनफाइनाइट के ऊपर, टी इनफाइनाइट टाइम के ऊपर बेटा ग्लूकोज बचेगा, ये चीनी बचेगी? नहीं बचेगी। और ये क्या हो जाएंगी आपकी? ग्लूकोज भी ए और फ्रक्टोज भी ए के बराबर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। बट टी इनफाइनाइट का मतलब रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीट। तो एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम टी, टी टाइम के ऊपर कितना आएगा बेटा? बताओ बेटा। टी टाइम के ऊपर मैं ऐसे नहीं बोल सकता, इनिशियल आर नोट था माइनस अब कितना हो गया था टाइम पे टी, तो आर नोट माइनस आर टी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आर नोट माइनस आर टी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स के हो जाएगा बेटा। जब टी टाइम 0 था, टाइम 0 था, तो रोटेशन किसकी वजह से आ रहा था? ये आर नोट, ये प्योर चीनी के लिए आ रहा था, नहीं आ रहा था? सुक्रोज के लिए, इसके लिए बोलो। अब जब टाइम टी हो गया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी बन गए। अब ग्लूकोज का तो रोटेशन प्लस ही है और फ्रक्टोज का रोटेशन माइनस है, लेकिन नेट प्लस माइनस कितना है? तो वो टी टाइम के ऊपर हमने इनिशियल में से घटा दिया तो नेट रोटेशन आ जाएगा। और वो नेट रोटेशन कितना आएगा? जो एक्स अमाउंट बने हैं। बेटा बोलो, समझ आया नहीं आया? यस सर। तो एंगल ऑफ रोटेशन जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, तो टाइम इनफाइनाइट के ऊपर बताओ क्या आएगा फिर? बेटा आर नोट तो इनिशियल था, और आर नोट में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो? आर इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट टाइम के ऊपर देखो पूरे ये किसके बराबर बन चुके? ए के बराबर। तो ये कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो गए। यस सर। अब देखो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो उसके अंदर। देखो के अपना क्या आ जाएगा फिर? के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 बेस, इनिशियल कंसंट्रेशन ए, तो ए हो गया अपना आर नोट माइनस आर इन्फिनिटी, और टी टाइम के ऊपर ए माइनस एक्स, तो आर नोट माइनस आर इन्फिनिटी, और ये माइनस आर नोट और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। बेटा समझ गए? यस सर। ये आ जाएगा रेट कांस्टेंट किसके लिए? सर ये लास्ट में आपने एक्सप्रेशन कैसे लिखा हुआ एक बार बता दो। बेटा एक्सप्रेशन तो ये होती है ना अपनी जनरल, के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 बेस ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ए की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने? आर नोट माइनस आर इन्फिनिटी, और ए
आर नोट माइनस आर इन्फिनिटी और माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस आर नोट प्लस आर टी हो गया ना ये, तो माइनस आर नोट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, नहीं समझे बेटा भाई, ये माइनस आर नोट और ये प्लस आर नोट कट गया तो ये किसके बराबर आ गया, आर नोट माइनस आर इन्फिनिटी अपॉन आर टी प्लस का हो गया और ये माइनस का है तो आर टी माइनस आर नोट, वही तो पुट किया है इसमें। देवेंदु नहीं आया समझ में? सर आ गया। बेटा बोलो ये समझ में आया नहीं आया, ये एंगल ऑफ रोटेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आ गया सर। ठीक बेटा। अब उसके अंदर मैंने एक रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, देखो रेडियो एक्टिविटी बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो रेडियो एक्टिविटी के अंदर ये था, इसको डिटेल में बस इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शंस के लिए पढ़ रहे हैं अपन, और रेडियो एक्टिविटी होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट इज सर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी पढ़ेंगे अपन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी पढ़ेंगे एंगल ऑफ रोटेशन। नहीं नहीं, ये केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, तुम्हारे ज्यादा लग रहा है। सर पूछ रहा हूँ कि सेकंड के लिए क्यों नहीं होता। बेटा जितने सबके लिए होता है, जितने ज़्यादा पढ़ते जाओगे अब इतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा वो, ठीक है ना देवेंदु? ठीक है सर। एक्टिवेशन एनर्जी, देखो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, देखो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ आपके पास, इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्शन कोऑर्डिनेट और ये इधर है एनर्जी। बेटा देखो बेटा इतनी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास है, इतनी एनर्जी हमारे को सप्लाई करनी पड़ेगी। ये एक ग्राफ दे रखा है आपको, तो ये क्या हो गया, दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये ई आर क्या हो गया, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है या प्रोडक्ट्स की? सर प्रोडक्ट की तो कम है ना बेटा, प्रोडक्ट की तो इतनी एनर्जी हुई और रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है। तो यहाँ से एक तो नेचर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं इस ग्राफ को देख के हम, नेचर ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच क्या आएगा इसका, नेगेटिव, मतलब हीट रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट की कम है, इसका मतलब कैसी होगी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? यस सर। देखो ये है रिएक्टेंट की एनर्जी। अब ये है एनर्जी बैरियर, तो ये एनर्जी बैरियर के लिए इस बैरियर तक पहुंचने के लिए, बैरियर का मतलब बाधा, ये जो रेड से मार्क किया है, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं? यस सर। नहीं समझे बेटा? देखो इसके अंदर एक टर्म आती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है बेटा, जो रेड वाली लाइन है वहां तक पहुंचने के लिए तो वो ब्लैक वाली लाइन तक पहुंचना पड़ेगा ना, ये यहाँ तक। हाँ ब्लैक वाली तो एनर्जी तो इतनी रिक्वायर्ड होगी ना बेटा। चलो ये एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट बेटा ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, दिस वी विल डिस्कस टुमारो। ओके ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा बोल। N2 plus 3H2 makes 2NH3। हाँ फिर पूछा है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 moles of N2 disappear in 1 minute। हाँ The volume of cell is 1 liter। Then find rate of reaction or second rate of disappearance of H or third rate of appearance of NH3। बेटा आसान है ये तो, डी माइनस डी एन टू बाई डी टी बराबर माइनस 1/3 डी एच टू बाई डी टी बराबर प्लस 1/2 डी एन एच 3 बाई डी टी पुट कर दें।
सर ये तो हो गया, तो फिर सर ये इसमें ये क्यों दे रखे हैं कि 2 मोल्स एंड 2 1 मिनट में डिसअपियर करेंगे वाला? वो वैसे भी निकाल सकते हो, बात तो एक ही है ना। नहीं समझी तनु? यस सर। ठीक है ना। और यस सर। बेटा नहीं आए तो मेरे पास 1 बजे बाद फ़ोन कर लेना, फिर मैं बता दूंगा। यस सर। ठीक है बेटा।